बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम फेडरलिज्म का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो आज इस फेडरलिज्म चैप्टर को हम पूरा फिनिश कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज आया है। अब मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एसएसटी पढ़ाऊंगी। हफ्ते में 3 दिन हम एसएसटी पढ़ेंगे। फटाफट सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे, रॉक करेंगे, चिल रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो कंटेंट्स क्या क्या पढ़ लिए थे हमने? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स तक हमने पढ़ लिया था। आज हमको यहाँ से स्टार्ट करना, पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से बाकी के टॉपिक्स हमें स्टार्ट करने हैं। फटाफट इनको हम स्टार्ट करते हैं, है ना, खत्म करते हैं। ओके, ठीक है। तो पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर जो है वो शेयर होती है। ये हमने देखा था, है ना, कि एक किसी को ऐसी पावर ना मिल जाए कि वो उसका मिसयूज कर ले। तो हमेशा जो हमारे इंडिया में क्या है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर जो है वो शेयर होती है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पावर शेयरिंग है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और उसमें लिखा है कि कितना शेयर होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितनी पावर जो है बांटी जानी चाहिए, कितनी शेयर होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament। और अगर हमें इस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से हमें पास कराना पड़ेगा वो चेंज, कि वो चेंज आगे हो सकता है कि नहीं। और कितनी 2/3 मेजोरिटी से, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी चाहिए है to make any change, then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states। और जितने भी states हैं उनके at least half legislature से ratification जरूरी है, मंजूरी जो है जरूरी है। Okay, the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedures। अब जो judiciary है, बेटा मैंने क्या बताया था, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है और जुडिशरी क्या करता है, देखता है कि वो लॉ सही से फॉलो किए जा रहे हैं, कहीं कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो जुडिशरी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। जो भी प्रोसीजर्स और प्रोविजंस हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, ये जुडिशरी देखता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। अगर डिवीजन ऑफ पावर पे कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन देते हैं। आगे, the union and state governments have the power to raise resources by levying tax in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them। जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना बेटा, उनके पास पावर होती है कि वो रिसोर्स, अब बेटा गवर्नमेंट है, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्स जो लेते हैं ना वो उनका पैसा है। तो वो कहाँ से रिसोर्स जनरेट करते हैं, वो उनके पास पावर है टू रेज रिसोर्सेस, कि वो पैसा जनरेट कर सके बाय लिवाइंग टैक्सेस, टैक्सेस लगा के, टैक्स लगा के वो पैसा, वो रिसोर्स जनरेट करते हैं, वो रेज करते हैं क्या, रिसोर्सेस को। और क्या करते हैं वो गवर्नमेंट, वो सरकार चलाते हैं ताकि सरकार चल सके। भाई पैसा बहुत ज़रूरी है ताकि सरकार चल सके, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी कर सकें। तो टैक्स कौन लगाती है, टैक्स का जो अधिकार है वो होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास, टैक्स का अधिकार होता है टैक्स लगाने का। ओके, आगे, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे की जाती है देखेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज थ्रू दो हिंदी एंड इंग्लिश वर आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी दूसरी लैंग्वेज को क्या नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया, पर जो हिंदी और इंग्लिश जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोला है। ठीक है,
हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म, हम देखेंगे कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की जा रही है, कैसे इंडिया फेडरल है, ठीक है। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. देखो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है ना, हमारा सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कुछ नहीं है पॉलिटी में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इंपॉर्टेंट तो हैं, पर वो सफिशिएंट नहीं है, वो पूरे नहीं पड़ते हैं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस तो है फेडरलिज्म के, बट सिर्फ लिखा रहना ही काफ़ी नहीं है। तो क्या ज़रूरी है? The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democracy. कैसी डेमोक्रेसी है, कैसे डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो सक्सेस करेगी, वो सक्सेस देगी फेडरलिज्म, मतलब इंडिया को जिसकी डेमोक्रेसी है वो उसको फेडरलिज्म देती है, मतलब वो बताती है कि कैसी फेडरलिज्म है, इंडिया में सक्सेस है या फेल है ना। The center state relations have been restructured to strengthen federalism in the following ways. अब सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस को ना रीस्ट्रक्चर किया गया है, उनको बार बार रीस्ट्रक्चर, उनको बार बार बनाया गया है ताकि फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो अब वो कैसे किया गया है? लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना के, लैंग्वेज पॉलिसी के थ्रू, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के थ्रू किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। क्या देखेंगे? लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना पहला टेस्ट था हमारी डेमोक्रेसी का कंट्री में। Many old states have vanished and many new states were created. बहुत सारे पुराने states को गायब किया गया, मतलब उनको ख़त्म किया गया और बहुत सारे नए states बने। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. जब हमें आज़ादी मिली ना बेटा, तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज हुई, बहुत सारी बाउंड्रीज चेंज हुई और हमें नए नए स्टेट्स मिले, नए नए राज्य मिले। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट्स। और ये क्यों किया गया? हम देखते हैं हमारे भारत में कितनी डाइवर्सिटी है। नीचे तमिलनाडु है, तमिल बोलते हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलुगु बोलते हैं, केरला है, क्या बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं कर्नाटका के लोग, और उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोलते हैं, मतलब पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थान, मतलब कितने सारी डाइवर्सिटी है ना। तो ये क्यों किया गया? ये रीऑर्गेनाइजेशन इसलिए किया गया क्योंकि जो लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहें। वो कहाँ रहें? वो सेम स्टेट में रहें, सेम जगह पे रहें, जो सेम लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. अब बेटा वैसे ही हमारे भारत देश में 1940 से बड़े मशक्क़तों के बाद तो आज़ादी मिली, ठीक है, बहुत स्ट्रगल के बाद हमें आज़ादी मिली। कितना बड़ा स्ट्रगल चला, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। अब जब लोग डिमांड करने लगे कि हमें हमारे भाषा के आधार पर स्टेट्स चाहिए, तो ना जो लीडर्स थे उनको डर लग रहा था कि कहीं हमारा इंडिया टूट ना जाए, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। तो उनको, उनके मन में ये डर था, क्योंकि इतनी स्ट्रगल के बाद आज़ादी मिली थी ना, तो डिमांड कर रहे थे कि स्टेट्स फॉर्म करो आप लैंग्वेज के बेसिस पे। तो उनको डर था कि भैया हमारा जो भारत है वो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। तो पर फिर भी जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं वो बनाए गए और देखा गया कि डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, हम आज भी यूनाइटेड हैं, हम साथ में हैं। तो ये क्या फेडरलिज्म शो करता है ना, फेडरलिज्म शो करता है। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है बेटा? लैंग्वेज पॉलिसी, अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज अ लैंग्वेज पॉलिसी। ये था सेकेंड टेस्ट। पहला टेस्ट कौन सा था? पहला टेस्ट था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, और सेकेंड टेस्ट है लैंग्वेज पॉलिसी।
Our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देता है. India was identified as the official language. हिंदी was identified as the official language. हिंदी को official language बनाया गया. But Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indian. Therefore, there were many safeguards to protect other languages. Beside Hindi, there are 21 other languages. हिंदी के अलावा भी 21 languages और हैं जिनको क्या शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोला गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन. उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज का वो जो टैग है वो दिया गया है. कैंडिडेट, और ये इससे क्या है, एक कैंडिडेट जो है एक एग्जामिनेशन में बैठ रहा है तो फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई एग्जामिनेशन है और वो कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने बैठ रहा है, ठीक है, तो वो एग्जामिनेशन इन लैंग्वेजेस में दे सकता है. इनको ऐसा बोला गया, मतलब ये पॉलिसी लाई गई कि आप अगर सेंट्रल के लिए बैठ रहे हो, सेंट्रल एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हो, तो आप इन लैंग्वेजेस में अपना लैंग्वेज चूज करके उस लैंग्वेज में आप एग्जाम जो है वो दे सकते हो. आगे, स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज. स्टेट्स के पास सब खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट. और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे उनकी खुद की लैंग्वेज में जो ऑफिशियल काम है वो होते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965, बट मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1965 में जो इंग्लिश का यूज था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज उसको रोक देना चाहिए, पर जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, इंग्लिश का यूज जो है वो चलता रहना चाहिए. प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि मतलब प्रमोशन, हिंदी का प्रमोशन चलता रहा कि हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनी रहेगी. प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. और इसका मतलब ये नहीं है, मतलब वो हिंदी के प्रमोट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप पे थोप सकती है कि आपको हिंदी ही अपने स्टेट में यूज़ करना पड़ेगा. मतलब अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं, ऐसे स्टेट्स जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जा रही है, जहाँ पे कोई और भाषा बोली जा रही है, तो वहाँ पे जो स्टेट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे थोप नहीं सकती कि आपको हिंदी बोलना ही पड़ेगा, हिंदी में ही सारे काम करने पड़ेंगे. ओके. The flexibility shown by the Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself. श्रीलंका में जो सिचुएशन थी वहाँ पे जो तमिल और जो इंडियन तमिल और जो श्रीलंकन तमिल्स के बीच वाली जो प्रॉब्लम थी, तो वो क्या, जो हमारे इंडिया में वो चीज़ नहीं हुई. हमारे इंडिया में फ्लेक्सिबिलिटी रही, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया, फ्लेक्सिबिलिटी दी लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना के. तो वो जो सिचुएशन थी जो श्रीलंका में हो गई थी, वैसी सिचुएशन हमारे इंडिया में नहीं रही. हमारी इंडिया में वैसी सिचुएशन अवॉइड हो गई. ओके. आगे, सेंटर स्टेट रिलेशन. अब हम ये देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे क्या है. Restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. ठीक है, हमारे जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया गया है, उनको दोबारा से स्ट्रक्चर किया गया है, और एक ये फेडरलिज्म शो कर रहे हैं कि वो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया है. मतलब फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके रिलेशन को क्या किया है, रीस्ट्रक्चर किया है. इन 1990 देयर वाज अ राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. 1990 में क्या हुआ था, रीजनली बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज राइज हो गई थी. मतलब अगर ये रीजन है तो यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी, इस रीजन की खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी, इस रीजन की खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी. तो रीजनली बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रेज हो रही थी. दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर. और कोलिशन गवर्नमेंट मतलब बहुत सारी पार्टीज मिलके एक सरकार बनाती हैं, उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. तो यहाँ पे एरा स्टार्ट हो रहा था, एक बिगिनिंग ऑफ एरा, एक नया एरा आ रहा था जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट वाली चीज़ जो है वो स्टार्ट होने लगी थी सेंटर में. सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड लेड टू एंटर इनटू अलायंस विथ मेनी पार्टीज.
अब ये कैसे स्टार्ट हुआ? चुनाव हुए, कोई एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो जो बड़ी बड़ी पार्टीज थी उन्होंने मिलकर एक अलायंस गवर्नमेंट बना ली, उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज होने लगी थी। This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government। और इस coalition government की वजह से, ये जो alliance बन रहे थे, इसकी वजह से एक नई power sharing हमें देखने को मिली। और जो फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो आज के टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव है दैन जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था। अगर हम कंपेयर करें तो आज जो है वो फेडरलिज्म हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, पावर शेयरिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। कोलिशन गवर्नमेंट, अभी हमने देखा ना कोलिशन गवर्नमेंट, तो व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी साथ में आके एक गवर्नमेंट बनाती हैं, मिलके एक गवर्नमेंट बनाती हैं, उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या हैं? Such languages that come under 8th schedule of the Indian Constitution। 8th शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लैंग्वेजेस आते हैं उनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है भैया? अब when power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization। जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में ऐसा क्या हुआ? फेडरल पावर शेयरिंग नीडेड अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड हेंस द गवर्नमेंट पावर वाज डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, बट हमें जानते हैं कि 3 टायर, 3rd टायर जो पंचायत वाला था वो भी आ गया था। ठीक है, तो फेडरल पावर शेयरिंग, फेडरल अच्छे से पावर शेयरिंग हो सके, इक्वालिटी में पावर शेयरिंग हो सके, फेडरल पावर शेयरिंग के लिए एक और टायर ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत थी, एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत थी। और तब गवर्नमेंट की पावर को क्या कर दिया गया था? डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन वाज डन सो दैट द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कुड बी सेटल्ड एट द लोकल लेवल। और डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि उसके अगर डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो लोकल लेवल पे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, लोकल लेवल पे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। तो गवर्नमेंट जो सरकार है वो नीचे तबके तक होनी चाहिए, वो एकदम लोकल लेवल तक होनी चाहिए कि अगर लोकली कोई इशू आ रहा है, लोकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोकल लेवल पे ही जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। A major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the 3rd tier of democracy more powerful and effective। जो मेजर स्टेप लिया गया इस चीज के लिए वो था 1992 में, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और एक 3rd टायर ऑफ डेमोक्रेसी को पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया और इंट्रोड्यूस किया गया। मेजर प्रोविजन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1992, क्या क्या प्रोविजंस थे 1992 में जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, उसके क्या क्या प्रोविजंस थे? इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये बोला गया कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए रेगुलर इलेक्शंस कराना बहुत जरूरी है, रेगुलर इलेक्शंस होते रहना चाहिए। Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। इनके लिए, इन classes के लिए जो हैं seats जो हैं वो reserved रहेंगी। At least 1/3 of all position is reserved for women। women के लिए 1/3 positions जो हैं वो reserved रहेंगी। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal इलेक्शंस। पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, एक अलग जिसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, इंडिपेंडेंटली एक इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया। और वो इंस्टीट्यूशन क्या था? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन को डेवलप किया गया ताकि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस जो हैं हर स्टेट में अच्छे से हो सके, अच्छे से किए जा सकें। The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies। और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यू जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ आपको उनको शेयर करना पड़ेगा। आगे रीजंस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, ये हमने पढ़े मेन प्रोविजंस। अभी इसके पहले जो स्लाइड में हमने पढ़े वो थे मेन प्रोविजंस ऑफ
कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या बोला गया, क्या क्या प्रोविजंस थे। अब हम पढ़ेंगे कि क्या रीजंस थे, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। In a big country like India, it is essential to have an elected government at the local level also. देखो, जब बहुत बड़ी सरकार है, मतलब बहुत बड़ी कंट्री है, सबसे पहले अगर आप देख लो कि आपके घर में इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, आपके घर में बहुत सारा काम है और सिर्फ आपको बोल दिया जाए कि आप पूरा वो काम करो, तो आपको वो काम करने में टाइम लगेगा और आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे वो काम करते करते। और वही वो बोला गया कि 5 लोग मिलकर उस काम को करें तो वो काम भी जल्दी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, एग्जॉस्ट नहीं होंगे लोग, है ना। तो ऐसे ही जब बड़ी कंट्री है, बड़ी कंट्री को मैनेज करना, वो भी अगर सिर्फ एक इंसान को दे दिया जाता तो उसको बहुत टाइम भी लगता एंड दैट इंसान वुड हैव बीन एग्जॉस्टेड। इसलिए क्या इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज को मैनेज करने के लिए था कि नीचे तक एकदम लॉ पहुंच सके, जस्टिस पहुंच सके, तो इसलिए डिसेंट्रलाइज किया गया कि पंचायत से लोग और क्या जागरूक हो सरकार की तरफ और लोग अच्छा देखें कि हाँ सरकार में क्या हो रहा, लोगों तक सरकार का फायदा पहुंच सके, सरकार जो स्कीम लेके आ रही है, पॉलिसी। क्योंकि गांव वाले एरिया में ऐसा होता है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो पंचायत, म्यूनसिपैलिटी से ये एक्सपेक्ट किया गया कि इनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो विलेज लेवल तक पहुंच पाएगा, वो एकदम नीचे स्तर तक पहुंच पाएगा, एकदम ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाएगा और लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फटाफट सॉल्व हो जाए, सबको जस्टिस जो है वो मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं, इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया इट इज एसेंशियल टू हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एट लोकल लेवल ऑल्सो। जैसे मैंने बोला ना बड़ा घर, तो ऐसी अगर बड़ी कंट्री है इंडिया, उसमें ज़रूरी है कि लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट हो, लोकल लेवल पे भी क्या हो, गवर्नमेंट हो। लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स। अब क्या है, अगर मैं मेरे घर में हूँ तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई सामने वाले को बताया जाए कि ये प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम की असली जड़ नहीं बता सकता तुरंत। तो जो लोकल पीपल है ना, जो लोकल पीपल है, लोकल पीपल को ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है लोकल प्रॉब्लम्स की, लोकली के क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उनका सोल्यूशन है। Local people have better ideas of where to spend money and how to manage things more effectively. अब ये लोकल लोगों को पता है कि कहाँ पे पैसा लगेगा तो डेवलपमेंट होगा, क्या उनको एक्चुअल नीड है ना। तो उनके पास ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हैं कि कहाँ पैसा खर्च किया जाना चाहिए और कैसे चीज़ें जो हैं इफेक्टिवली मैनेज की जानी चाहिए। Common citizens can be involved in decision-making process concerning their needs and how to plan development. पर development को plan करने के लिए या उनकी needs के लिए हम common citizens का से भी जो है involvement उनको भी involve करके उनको decision making में उनको involve कर सकते हैं। People can approach a local government for solving their problems easily and quickly. अब people यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं ना कि लोकल लोगों को ज़्यादा लोकल प्रॉब्लम्स की नॉलेज है, उनको पता है कि कहाँ स्पेंड करना है मनी, क्या करना है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिसीजन, अगर हमें कोई डेवलपमेंट प्लान करना है, जैसे मान लो आपका अगर घर बनना है तो आपके घर में आप लोगों को पता होगा ना कि आपको कितने कमरों की नीड है ना, कहाँ पे आपको टॉयलेट की नीड है, कहाँ पे किस चीज़ की नीड है। तो डिसीजन जब हम प्लान कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो हम लोकल लोगों का क्या डिसीजन मेकिंग में उसमें उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि अच्छा प्लान बन सके और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, पीपल कैन अप्रोच अ लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम ईजिली एंड क्विकली। अब लोगों को ईजिली और क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा हेल्प करेगी, वो ईजिली उनको अप्रोच कर सकते हैं और ईजिली अपनी उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करा सकते हैं। द कॉस्ट इज़ ऑल्सो रिड्यूस टू मिनिमम, और कॉस्ट भी जो है वो कम से कम हो जाता है। लोकल गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल इंश्योर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। और लोकल गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लोकल गवर्नमेंट क्या स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और हेल्थ जो है डेमोक्रेसी की वो मेंटेन करके रखती है। आगे पंचायती राज क्या है। अब
रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। जो रूरल एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पंचायती राज या फिर क्या पंचायत भी बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं उसको, ठीक है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टायर्स। 3 टायर्स में जो पंचायती राज है वो डिवाइडेड होती है। एट द विलेज लेवल देयर इज ग्राम पंचायत। विलेज लेवल पे क्या है, विलेज लेवल पे है ग्राम पंचायत, ठीक है। विलेज लेवल पे है ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है ब्लॉक कमेटी, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। तो ये 3 जो है, ये 3 टायर्स हैं पंचायती राज के। 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज, ठीक है, ओके। तो पंचायती राज के कितने 3 टायर्स हैं, 3 लेवल्स हैं। विलेज लेवल पे है क्या, विलेज लेवल पे है, विलेज लेवल पे है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे है ब्लॉक कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जिला परिषद, ठीक है। आगे ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल द एडल्ट पीपल ऑफ विलेज। गांव के जो भी एडल्ट लोग हैं वो मिलके ग्राम सभा बनाते हैं। तो ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल एडल्ट पीपल ऑफ विलेज। फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, अब ग्राम सभा क्या क्या करती है, इट इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करती है। इट रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, क्या कर रही क्या नहीं, उसको रिव्यू करती है। इट सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के वर्क को सुपरवाइज करती है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पंचायती समिति क्या होती है, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो लोकल गवर्नमेंट हमने देखा ना 3 लेवल के होते हैं, 3 टायर में है, तो वो कहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी जाते हैं। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। क्या करते हैं, सबसे पहले विलेज लेवल पे क्या था, विलेज लेवल पे क्या था, हमने देखा ना विलेज लेवल पे था ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत क्या करते हैं, बहुत सारे ग्राम पंचायत को मैं जैसे लिखती हूँ, बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला के, नंबर ऑफ ग्राम पंचायत को, बहुत सारे ग्राम पंचायत को इकट्ठा कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं और इनको फिर हम कहते हैं पंचायती समिति, पंचायत समिति, ठीक है। इनको हम कहते हैं पंचायत समिति। तो सबसे ग्राउंड लेवल, सबसे विलेज लेवल पे क्या है, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग गांव के ग्राम पंचायत को जोड़ दिया जाता है, ग्रुप किया जाता है और उसको कहते हैं पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। और जो मेंबर्स हैं इस बॉडी के जो मेंबर्स हैं वो जो भी कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया, उस एरिया में जितने भी मेंबर्स हैं, इस एरिया में जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ व्हाट, ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल पंचायत मेंबर्स, जितने भी पंचायत मेंबर्स हैं वो सब मिलके इलेक्ट करेंगे इस पंचायत समिति के मेंबर्स को। जिला परिषद क्या होता है, ऑल द पंचायत समितिस और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। जितनी पंचायत समितिस हैं या फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट में मंडल्स हैं वो सब मिलके क्या बनाती हैं, वो जिला परिषद बनाती हैं। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत का ग्रुप हो गया क्या, ग्राम पंचायत का ग्रुप हो गया
पंचायत समिति, क्या हुआ, पंचायत समिति, है ना। और पंचायत समितिज, अलग अलग पंचायत समितिज मिलके बनाती हैं क्या, जिला परिषद, ठीक है। ये है, तो ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के वो इलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स। और लोकसभा के मेंबर्स जो डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हैं या फिर कुछ ऑफिशियल्स भी जो हैं इस जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, ठीक है। जो उसका चेयरपर्सन होता है वो उसका पॉलिटिकल हेड, उसके चेयरपर्सन को ही उसका पॉलिटिकल हेड बोला जाता है। म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये क्या है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल, म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स, ठीक है। अभी हमने देखा रूरल लेवल पे, अब लोकल गवर्नमेंट जब अर्बन एरियाज में होती है, जो अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। तो अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट को सेट करने के लिए, अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्या लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज तक पहुंच पाए उसके लिए हम म्युनिसिपैलिटी यूज करते हैं। म्युनिसिपैलिटी देखती है, तो म्युनिसिपैलिटी जो है वो लोकल गवर्नमेंट है किसकी, अर्बन एरियाज की। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बड़ी सिटीज मिलके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाती हैं। और म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस दोनों कौन कंट्रोल करता है, इलेक्टेड बॉडीज उनको कंट्रोल करती हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी, जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है किसका, म्युनिसिपैलिटी का। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस ऑफिसर को क्या कहते हैं, उसका नाम होता है मेयर। क्या होता है, मेयर, उसको क्या बोलते हैं, मेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फेडरलिज्म चैप्टर खत्म। तो 2 पार्ट्स में हमने फेडरलिज्म चैप्टर को खत्म कर लिया है। तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए हैं तो स्कोर प्लस हमारा जो ऐप है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करो और अच्छे से सोशल साइंस पढ़ो और रॉक करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।